बंद हो गई सांसें, नींद आ गई गहरी, गहसुए जाना में गुजरी। आखिरी शब मेरी उसके घर से मिल गए मेरे कत्ल के आला जात, एक बरगंदी कुशन, एक पेतल की छुरी। सुनील और फारहा पाकिस्तानी तालिब इल्म थे जो आला तालीम के लिए कनाडा गए थे। वो दोनों ज़हीन, मेहनती और ख्वाब देखने वाले नौजवान थे। सुनील इंजीनियरिंग के शोबे में नुमायां कामयाबियां हासिल कर रहा था, जबकि फारहा मैनेजमेंट साइंसेज में अपनी महारत साबित कर रही थी। वो अक्सर कनाडा की सख्त सर्दियों में भी किताबों के ढेर के बीच घंटों बैठे मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते। एक ही कैंटीन में पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हुई और रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक मोहब्बत में बदल गया। कुछ ही अरसे में उन्होंने अपनी मोहब्बत को शादी के बंधन में बदलने का फैसला कर लिया। दोनों खानदान शुरू में हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की संजीदगी और एक दूसरे के लिए खुलूस देखा तो रजामंद हो गए। शादी के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वो कनाडा ही में अपनी मुस्तकिल जिंदगी बसर करेंगे। शादी के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। सुनील ने एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर की नौकरी हासिल की और फारहा को भी एक बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में अच्छी पोजीशन मिल गई। चंद ही बरसों में वो अपना अपार्टमेंट खरीदने में कामयाब हो गए, अपनी कार भी खरीद ली और साथ ही कैनेडियन नेशनैलिटी हासिल करके वो कैनेडियन मुआशरे का एक खुशहाल हिस्सा बन गए। उनकी जिंदगी सुकून, आसूदगी और इत्मीनान की तस्वीर थी। इस सब के बावजूद वो पाकिस्तान से कटे नहीं थे। लाहौर में उनके पास एक ज़ाती फ्लैट मौजूद था जो किराए पर दिया गया था। वो इस फ्लैट को अपने वतन से जुड़े रहने का एक मजबूत रिश्ता समझते थे। अक्सर फारहा कहा करती, ये फ्लैट हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। कई साल बाद जब काम की मसरूफियात कुछ हल्की हुईं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो 2 माह की छुट्टियों पर लाहौर जाएंगे। वहां अपने वालदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारेंगे। चुनांचा वो पाकिस्तान आए और अपने उसी जाती फ्लैट में रहने लगे। लाहौर में क़याम उनके लिए एक ख्वाब जैसा था। वो पुरानी गलियों में घूमते, अनारकली बाजार से शॉपिंग करते, रिश्तेदारों के यहाँ महफिलों में शरीक होते और बचपन की यादों को ताज़ा करते। फारहा अक्सर कहती कि ये शहर अब भी वही खुशबू रखता है जिसमें उसने अपनी परवरिश पाई थी।
لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اچانک ایک دن سنیل غائب ہو گیا۔ فارہا کی دنیا پل بھر میں اندھیری ہو گئی۔ وہ صبح گھر سے نکلا اور شام تک واپس نہ آیا۔ فارہا نے پہل اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے رشتہ داروں سے رابطہ کیا، دوستوں کو فون ملائے، حتیٰ کہ ہسپتالوں میں جا کر بھی تلاش کی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ اگلے دن وہ سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچی اور شوہر کی گمشدگی کی درخواست درج کروائی۔ پولیس نے رپورٹ درج کی، لیکن رویہ ایسا تھا جیسے یہ ایک عام سا کیس ہو۔ فارہا کے دل کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ دن رات انتظار میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ فارہا دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی، فون کی ہر بیل پر چونک جاتی، لیکن سنیل کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ آخر کار اس نے عدالت کا سہارا لیا۔ اس نے پٹیشن دائر کی کہ شوہر کی تلاش کی جائے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا، مگر پھر بھی معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ فارہا کا دکھ بڑھتا گیا۔ اس نے پریس کلب جا کر پریس کانفرنس کی، اخباروں میں اشتہار دیے اور عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی کو کچھ معلوم ہو تو اطلاع دے، لیکن سب بے سود رہا۔ تب ایک نیا پولیس افسر، رومی، اس کہانی میں داخل ہوا۔ رومی کو یہ کیس دیا گیا۔ وہ سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ رومی نے تفتیش کا آغاز فارہا اور سنیل کے قریبی رشتہ داروں سے کیا۔ اس نے ان کے تعلقات، روزمرہ معمولات اور ممکنہ دشمنیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں ریکارڈ چیک کرتا رہا، دیگر شہروں کے ڈیٹا کی بھی چھان بین کی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ 2 ہفتے بعد اچانک پولیس کو ایک اطلاع ملی۔ ایک کار سڑک کنارے تباہ حالت میں پائی گئی۔ جب گاڑی کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سنیل کی ہی گاڑی ہے۔ گاڑی کے اندر ایک لاش تھی جو بری طرح جلی ہوئی تھی۔ چہرہ پہچاننے کے قابل نہ رہا تھا۔ لاش کو مردہ خانے منتقل کیا گیا تاکہ مزید تحقیق ہو سکے۔ رومی نے کاغذات اور شواہد کی بنیاد پر تصدیق کی کہ گاڑی واقعی سنیل کی تھی۔ جب فارہا کو یہ خبر ملی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ فارہا کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی زندگی کا سہارا ایک لمحے میں چھن گیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے کینیڈا میں اپنی چھٹیاں بڑھا لیں تاکہ پاکستان میں سنیل کے معاملات نمٹا سکے۔ وہ بینک اکاؤنٹس، قانونی کارروائیوں اور کاغذات میں دن رات مصروف رہنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستان واپس نہیں آئے گی۔ جانے سے پہلے اس نے رومی سے کہا کہ چاہے تو وہ اس فلیٹ میں رہ سکتا ہے۔ اس کا یہاں سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ رومی نے فلیٹ خریدنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی اس میں شفٹ ہو گیا۔ جب رومی وہاں رہنے لگا تو اسے اپنے نئے گھر میں ایک الگ ہی سکون محسوس ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ذاتی فلیٹ تھا جو اس نے خریدا تھا، اسی لیے اسے بے حد عزیز تھا۔ وہ ہر رات بڑے سکون کی نیند سوتا اور کشن کو گلے لگا کر سویا کرتا۔ اس کے بیڈ روم میں رکھا برگنڈی رنگ کا کشن اسے خاص طور پر بہت پسند تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 10 دن گزر گئے۔ ایک صبح جب وہ جاگا تو کشن اب بھی اس کے بازوؤں میں دبا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ کشن کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے۔ اس ٹیگ پر ایک برانڈ کا نام درج تھا، رومی۔ رومی ٹھٹک گیا۔ اسے یاد آیا کہ چند ماہ قبل وہ اسی برانڈ کی دکان پر گیا تھا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کے لیے برگنڈی کلر کا کشن مانگا تھا کیونکہ اس کے بیڈ روم کی بیڈ شیٹ اور پردے برگنڈی رنگ کے تھے، لیکن دکاندار نے صاف کہا تھا کہ ان کی کمپنی صرف کالے اور سفید رنگ کے کشن بناتی ہے، تیسرے رنگ میں کوئی چیز نہیں۔ یہ تضاد دیکھ کر رومی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً کشن اٹھایا اور سیدھا واش روم میں بھاگ گیا۔
वहां उसने कुशन को बेसिन पर रखा, उस पर शैम्पू डाला और ब्रश से जोर जोर से धोना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में उसकी आंखों के सामने रंग उतरने लगा। रूमी का दिल दहल गया, क्योंकि ये रंग नहीं था बल्कि खून था जिसने कुशन को बरगंडी बना दिया था। खून धुलने के साथ ही एक छोटा सा कट का निशान कुशन पर उभर आया, जैसे किसी तेज धार चीज ने उसे काटा हो। रूमी का सांस रुकने लगा। वो घबराहट में सीधा किचन की तरफ भागा ताकि देख सके कि यह कट किस चीज से लगा हो सकता है। वहां जाकर उसने एक पीतल की छुरी रखी हुई देखी। छुरी के किनारे पर अब भी हल्का सा लाल रंग का निशान जमा हुआ था, जैसे खून हो जो पूरी तरह साफ ना हुआ हो। ये मंजर देखकर रूमी के एहसास जवाब दे गए। उसने छुरी को हाथ में लिया, खून को गौर से देखा और फिर अचानक अपनी ही बेबसी पर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किचन की खामोश दीवारों से टकराकर और भी दहशतनाक महसूस हो रही थी। फारहा के जहन में सबसे पहला फ्लैशबैक उभरता है। वो कनाडा में डॉक्टर के पास बैठी है, जहां उसे बताया जा रहा है कि उसे एक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी में अचानक गुस्से के दौरे पड़ते हैं जिन पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता। दूसरा फ्लैशबैक लाहौर का है। एक दिन मामूली बात पर फारहा और सुनील के दरमियान झगड़ा होता है। अगले दिन खाने के वक्त फिर झगड़ा छिड़ जाता है। फारहा सेब काट रही होती है। अचानक गुस्से के दौरे में वो छुरी सुनील की तरफ ले जाती है, जो सीधी उसकी शहरग पर लगती है। सुनील जमीन पर गिर पड़ता है, खून बहने लगता है। फारहा घबराहट में सफेद कुशन उसकी गर्दन पर रख देती है ताकि खून रुक जाए, मगर कुशन खून में लथपथ होकर बरगिंडी रंग इख्तियार कर लेता है। सुनील मौके पर ही दम तोड़ देता है। तीसरा फ्लैशबैक दिखाता है कि नीचे खड़ी गाड़ी को एक चोर चुरा कर ले जाता है। वो लाहौर से निकलते ही एक लंबे ट्रक से खौफनाक हादसे का शिकार हो जाता है। उस हादसे में उसकी मौत हो जाती है और पुलिस को यही गाड़ी बाद में मिलती है। चौथे फ्लैशबैक में फारहा को दिखाया जाता है कि वो तेजाब की बोतलें जमा कर रही है। मुख्तलिफ दुकानों से थोड़ा थोड़ा खरीदती है ताकि किसी को शक न हो। वो सुनील के जिस्म को टुकड़ों में काटकर तेजाब में गला देती है। पांचवी फ्लैशबैक में वो मौका देखकर पुलिस के सामने सुनील की मसख शुदा लाश को कबूल करती है और उसे दफना देती है, ताकि सबको यही लगे कि सुनील हादसे में मर गया है। छठे फ्लैशबैक में ये हकीकत सामने आती है कि सुनील ने पाकिस्तान में 20 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी थी। फारहा 2 माह के अंदर ये रकम वसूल करके डॉलर्स में अपने कैनेडियन अकाउंट में मुंतकिल कर लेती है। सातवें फ्लैशबैक में फारहा के चेहरे पर इत्मीनान नजर आता है जब वो कनाडा वापस पहुंचती है और वहां मजीद 50 करोड़ की इंश्योरेंस भी क्लेम कर लेती है। फारहा एक अकेले कमरे में बैठी कॉफी पी रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने आप से कहती है कि ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया, ये सब एक हादसा था। वो खुद को तसल्ली देती है कि असल कातिल वो नहीं बल्कि हालात है। हादसा मेरी अचानक गुस्से में आ जाने वाली बीमारी के सबब हुआ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और उसके बाद जो हालात बनते गए मैंने उसमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और अपनी जिंदगी को महफूज किया। और मैं कर भी क्या सकती थी? मैं सुनील से बहुत मोहब्बत करती हूं, इन 70 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा।